जे क्रॉस के की दिशा क्या है इसका बताइए। सर के क्रॉस आई की दिशा बताइए। बच्चों के दिमाग में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर ये कैसे क्या होगा। तो इसके लिए बेटा आई लिखो, जे लिखो और के लिखो। अगर आप ये बच्चों क्लॉकवाइज चलते हैं, आई क्रॉस जे पे चलते हैं, ठीक है ना, किसमें, आई क्रॉस के क्लॉकवाइज में बेटा ये पॉजिटिव होता है। आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के बराबर। आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के बराबर। इसके बाद बेटा जे क्रॉस के किसके बराबर होगा, आई के बराबर। और यहां पे बच्चों के क्रॉस आई किसके बराबर हो जाएगा, के क्रॉस आई हो जाएगा जे के बराबर। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा आई जे के एक सर्कल में लिखना, आई जे के एक सर्कल में लिखना, और आई क्रॉस जे मतलब कि अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूं तो पॉजिटिव, और बच्चों अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगा तो ये बेटा नेगेटिव रहता है। कैसे, अगर बच्चों यहां पे मैं आई क्रॉस के कह दूं, आई क्रॉस के कह दूं तो यहां पे माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, जे कैप हो जाएगा, ठीक है। अगर बच्चों में जे क्रॉस आई कह दूं, जे क्रॉस आई कह दूं तो जे क्रॉस आई बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का के, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो ये चीज समझ में आ गई बच्चों, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, समांतर लंबवत, सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। चले आगे। चलिए अब बेटा यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताऊंगा। महत्वपूर्ण बिंदु क्या, किसका बेटा, सदिश गुणन। क्या, सदिश गुणन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर बच्चों यहां पे मैं बात करूं ए क्रॉस बी, अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज है बच्चों ए बी सी में अगर यहां पे ए सदिश और यहां पे बी सदिश, तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां पे बच्चों त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ए क्रॉस बी। और आप सबको पता है कि ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना आप जानते हो, ठीक है। सर इसकी पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी बच्चों, आपको इसकी पीडीएफ जरूर मिलेगी, ठीक है ना, बिल्कुल डाल देंगे। अगर बेटा यहां पे समांतर चतुर्भुज है, यहां पे ए और बी अगर किसी सदिश को निरूपित करते हैं, ए और बी किसी सदिश को निरूपित करते हैं, तो ध्यान रखना बेटा ए क्रॉस बी का परिमाण हाफ किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। अगर बच्चों यहां पे समांतर हो, ठीक है ना, समांतर, ये ए सदिश और यहां पे ये बी सदिश, अगर समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं से अगर मैं किसको निरूपित करूं, दो भुजाओं, संलग्न भुजाओं को दो सदिशों से, तो आपको पता है ये क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है बेटा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कितना हो जाता है बेटा, ए क्रॉस बी, इसका परिमाण, संलग्न भुजाएं हैं, इसका परिमाण कितना होता है, ए क्रॉस बी। अगर विकर्ण दे रखे हो, अगर बेटा समांतर चतुर्भुज के मुझे क्या दे रखे हो, विकर्ण दे रखे हो, ठीक है। अब भुजाएं नहीं दे रखी है, ए बी सी डी, मुझे भुजाएं नहीं देखे बेटा, विकर्ण दे दिए, ये दे दिया मुझे D1 और ये दे दिया बच्चों मुझे D2। तो अगर भुजाएं होती बेटा यहां पे, अगर जैसे कि ये ए और बी की बात करें तो क्या था क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर भुजाओं की बात करें तो बेटा ए क्रॉस बी होता है। लेकिन अगर विकर्ण के अनुदिश बात करें, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये बेटा कितना हो जाता है, हाफ इंटू D1 क्रॉस D2, ये सदिश D1 क्रॉस कितना हो जाता है, D2, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेटा पढ़ना है हमें ये नहीं देखना कितने घंटे हो गए हैं, हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है, हमें ये नहीं सोचना है कि कितने घंटे हो गए, सर क्या हो गया,
ठीक है, आप यहां ध्यान दे दो। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बता दिया आपको, ए और बी के लंबवत सदिश भी निकाल सकते हैं। ओके, ये छोटी छोटी चीजें थी जो हमें आनी चाहिए। यहां तक बेटा किसी को कोई दिक्कत? त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अब आता है बेटा अदिश त्रिगुणन, ठीक है। अब क्या आता है यार, तुम लाइक वाइक नहीं कर रहे हो, मतलब क्या ही है यार, अभी तक 600 हुए, अभी तक तो 2-3 हजार पहुंच जाने चाहिए थे, ठीक है। चलिए, अब यहां पे बेटा अदिश त्रिगुणन, अदिश त्रिगुणन ध्यान रखना बेटा, अदिश त्रिगुणन, अदिश त्रिगुणन की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पे ये एक अदिश राशि देगा। ये बेटा एक अदिश राशि देता है, इसलिए इसको अदिश त्रिगुणन कहते हैं। अब यहां पे एक तो आता है बेटा डॉट, एक डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है ना, या इसको बच्चों में क्या लिखता हूं, ए क्रॉस बी डॉट सी। हाँ बेटा ये बराबर होते हैं, अगर क्रॉस और डॉट के चिन्ह को हम इधर उधर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको बेटा मैं क्या भी लिख सकता हूं, ए बी सी, ठीक है ना, बॉक्स में। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बॉक्स प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं बताना चाहूंगा बेटा, अगर आपका ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है ना, इसको मैंने लिखा है ए बी सी, ये बेटा चक्रीय क्रम का पालन करता है। ए बी सी है तो यहां पे बी सी ए हो जाएगा, और बराबर बच्चों ये किसके रहता है, सी ए बी। तो ये बेटा चक्रीय क्रम का पालन करता है, बॉक्स प्रोडक्ट होता है, इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, चलिए अब यहां पे बच्चों को आता है कि सर ए सदिश बराबर, अगर हमारे को a1 i के b1 j के, ध्यान देना बेटा, a1 b1 j के c1 k के, यहां पे सर b सदिश हमें दे रखा है a2 i के b2 j के और c2 k के, और c सदिश दे रखा है बेटा a3 i के b3 j के और c3 k के। अब बच्चे क्या करते हैं यार, a डॉट a क्रॉस b और फिर बेटा यहां पे डॉट c, पहले a क्रॉस b सोल्व करेंगे, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट c के साथ करेंगे। लेकिन यहां पे डायरेक्ट बेटा हम इसको सोल्व कर सकते हैं, a क्रॉस b हो और उसका डॉट प्रोडक्ट बेटा c हो, मतलब यहां पे a b और c, ठीक है। इसको बेटा मैं कैसे सोल्व कर सकता हूं, यहां पे a1 b1 c1, ये a2 b2 c2, और ये कितना हो जाता है बेटा a3 b3 c3। अगर मैं इसके सारणिक का मान सोल्व कर दूं तो ये बेटा बॉक्स प्रोडक्ट मेरा सोल्व हो जाएगा, बॉक्स प्रोडक्ट यहां पे सोल्व हो जाएगा। ध्यान रखना, बॉक्स प्रोडक्ट यहां पे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। बस a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अब यहां पे कुछ चीजें हैं बेटा जो हमें आनी चाहिए। अगर यहां पे a b c दे रखा है, ठीक है, a b c दे रखा है, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे b समांतर है c के, अगर इनमें से कोई भी दो सदिश समांतर हो जाए तो आपको पता है बेटा इसका मान कितना होगा, इसका मान यहां पे कितना हो जाएगा, a b c की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितनी, 0। कभी भी बॉक्स प्रोडक्ट में दो समांतर सदिश होते हैं तो उनका मान कितना होता है बेटा, 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। यहां पे अगर दो सदिश समान हो जाए, a सदिश b सदिश और यहां पे a सदिश, अगर कोई भी दो सदिश समान हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है बॉक्स प्रोडक्ट में, हमेशा ध्यान रखना। यहां पे बच्चों ये भी क्लियर कर दूं, a माइनस b सदिश, b माइनस c सदिश और c माइनस a सदिश, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू भी 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। और यहां पे बच्चों एक बॉक्स प्रोडक्ट और बताना चाहूंगा, a प्लस b, b प्लस c और c प्लस a, आपको यहां पे बता दूं ये कितना हो जाता है, 2a सदिश b सदिश और c सदिश। ये बच्चों यहां पे क्लियर है। बॉक्स प्रोडक्ट दिमाग में रखना, अदिश त्रिगुणन, बॉक्स प्रोडक्ट बेटा यहां पे जो a b c है, a b c का मतलब असली में क्या है, a डॉट b क्रॉस c, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं a क्रॉस b डॉट c। ओके, ये ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है ध्यान रखने के लिए। चलो ये हो गया। अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक होता है चतुष्फलक।
चतुष्फलक का यहां पे आयतन बच्चों यहां पे निकालते हैं, याद है आपको? चतुष्फलक कुछ इस तरीके से आपको अगर दे रखा हो, ठीक है, ये बच्चों यहां पे एक चतुष्फलक है, मतलब 4 त्रिभुजों से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहां पे O की बात करूं, यहां पे A, यहां पे B, यहां पे C, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B और ये वेक्टर C, तो आपको पता है चतुष्फलक का बच्चों यहां पे आयतन कितना हो जाता है, याद है? नहीं याद है? चतुष्फलक के लिए यहां पे बच्चों ध्यान रखना, इस चतुष्फलक के लिए क्या होता है, ये हो जाता है 1/6 A, B और C का बॉक्स प्रोडक्ट। एक होता है बेटा समांतर षटफलक। अब समांतर षटफलक क्या होता है? बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर समांतर षटफलक का आयतन मतलब क्या हो गया, तो यहां पे बच्चों इसका होता है A, B, C, समांतर षटफलक का आयतन। बच्चे कहेंगे कि सर समांतर षटफलक क्या होता है? जैसे बच्चों आप एक घनाभ बनाते हो, ठीक है ना, एक क्या बनाते हो, घनाभ बनाते हो, इस घनाभ को आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा दबा दिया, उस घनाभ को बच्चों आपने क्या किया, थोड़ा सा दबा दिया, आपने थोड़ा सा घनाभ को क्या कर दिया बेटा, दबा दिया। इसका जो आयतन होता है बेटा, ये समांतर, इसका जो आयतन होता है बेटा ए बी सी के बॉक्स प्रोडक्ट के बराबर होता है, ध्यान रखना। यहां पे बच्चों वही ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये कितना हो जाएगा, सी वेक्टर। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये होता है बेटा समांतर चतुष्फलक का आयतन। ये बहुत ही जरूरी है चतुष्फलक के लिए, 1/6 ABC, और समांतर षटफलक के लिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। और बच्चों यहां पे अदिश, यहां पे एक और चीज पढ़ने वाली जरूरी है जो कि होती है सदिश त्रिगुणन। अब सदिश त्रिगुणन क्या होता है? सदिश त्रिगुणन की बात करें तो बेटा ये होता है सदिश राशि। ये हमें क्या देता है? एक सदिश राशि देता है। अब सदिश राशि देगा तो बच्चे कहेंगे सर इनको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सोल्व करेंगे? जैसे बच्चों यहां पे A क्रॉस B, इसका क्रॉस C के साथ, या बच्चों यहां पे क्या आता है, A सदिश क्रॉस B क्रॉस C, ये होता है, ध्यान रखना। यहां पे दोनों क्या लगते हैं बेटा? सदिश राशि लगती है। दोनों क्या लगते हैं यहां पे? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए बेटा, बताइए। बिल्कुल करूंगा, थोड़ा नहीं करूंगा बेटा, बहुत करूंगा, ठीक है। ये तो बेटा चतुष्फलक था, 4 त्रिभुज जुड़े हुए हैं। जैसे कि बेटा आपने देखा हो मिस्र का पिरामिड होता है, ठीक है, वो तो चारों तरफ से होता है, बेस उसका क्या होता है, वर्गाकार होता है या आयत होता है। लेकिन अगर मैं बेस भी त्रिभुज बना दूं, मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये एक त्रिभुज है, बेस मैंने क्या बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया। अब इसमें मैंने सारी जगह त्रिभुज लगा दिए, ठीक है, ये सारे बेटा यहां पे त्रिभुज लग गए, 3 त्रिभुज, तो 4 त्रिभुज हो गए यहां पे। तो उसका हमने यहां पे 1/6 ABC लिख दिया। ओके, यहां पे बेटा समांतर चतुष्फलक, षटफलक, 6 फलकें होती है ना, मतलब किसी घनाभ को अगर दबा दूंगा तो ये षटफलक का काम करेगा, ठीक है। अब बेटा यहां पे ध्यान देना, ये एक अदिश राशि, इसको सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है। यहां पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा A क्रॉस B और इसका क्रॉस प्रोडक्ट C के साथ। बच्चे क्या करेंगे सर, पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करना पड़ेगा, वो आपने बताया था, फिर उसका C के साथ। अरे कोई जरूरत नहीं है बेटा, इस फॉर्मूले का नाम है कितने दूर कितने पास, जितने दूर हो उतना पास ले आओ। A बेटा C से दूर है तो AC को पास ले आओ, A डॉट C कर दो और यहां पे लिख दो B, जो दूर है उसको क्या कर दो, पास कर दो। अब यहां पे B का क्या हो जाएगा बेटा, B डॉट C। अब यहां पे इसको B डॉट C और यहां पे कितना हो जाएगा, ये A सदिश। बस इतना है, बस इतना सा है बेटा, यही करना है और कुछ नहीं करना इसमें, बहुत ही सिंपल है। आज मैथ का जागरण होगा, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, आग लगेगी मैथ में। A क्रॉस B क्रॉस C, तो यहां पे
यार हम नहीं थकने हैं तो आप भी नहीं थकने चाहिए, मतलब ये ध्यान रखना, अगर आप थक गए तो बेटा हमारी वैसे ही हम खत्म, आपकी वजह से ही हम यहां पे खड़े हैं, पता है आपको। और अभी भी उतनी जोश से बोल रहे हैं जितना बच्चों सुबह को 10 बजे बोल रहे थे। चलिए, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस यहां पे बेटा बी क्रॉस सी, इसको मैं क्या कहूंगा, जितना दूर उतना पास। तो यहां पे बेटा ए को सी के साथ ले आओ, तो ये बन गया ए डॉट सी, और यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, बी सदिश, माइनस ये कितना हो जाएगा, ए डॉट बी, और यहां पे ये सी सदिश। और आपको बता दूं बेटा, कभी भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये बराबर नहीं होता ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। ओके बच्चों, तो यहां पे ये चीज खत्म हुई, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बीच में नेगेटिव होता है बेटा, हमेशा नेगेटिव होगा, बीच में नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये जब बच्चों अगर अदिश त्रिक सदिश त्रिक गुणन हो तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। चतुष्फलक का आयतन, षटफलक का आयतन, ये सब हमें आना चाहिए, ठीक है, सभी बच्चों को। तो यहां पे बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, 3D। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहां पे 3D। वेक्टर हमारा कंप्लीट हो गया। पहले शाहिद सर को बुलाऊं या फिर 3D स्टार्ट करें, जल्दी से बताइए, कोई डाउट नहीं है, 20 घंटे ले लें। और क्या करना है बेटा बच्चों, 3D स्टार्ट करें या फिर पहले सर को बुला लें, कोनिक, जल्दी से यार, सर वेट करने, ध्यान दो, फुल जोश में है सर, पढ़ाइए। शायद सर भी आ गए हैं कि नहीं सर मैं पढ़ाऊंगा पहले। तो सर बच्चे तो बिल्कुल जोश में लग रहे हैं आज अभी भी देखो, मतलब कम होने का नाम नहीं है और बढ़ ही रहे हैं ये। 12 आवर्स की क्लास है, ज़्यादा यूट्यूब, प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा दिया भाई। सोम यादव कहाँ था? आग लगा दो भाई लोग जल्दी से। और बताइए जेके सर क्या चल रहा है? बस सर इनकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो गई थी, इसके बाद वेक्टर पूरा हो गया, अब 3D सर कर रहे हैं। 3D भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैलकुलस था। कैलकुलस तो काफ़ी लंबी चीज़ है। तभी सर मैं बोल के गया था आपको कि मैं और 3 से 4 घंटे लूँगा। कोई भी सर पढ़ाए, लेकिन पढ़ाए सर, बेटा 12 घंटे से और क्या कर रहे हैं। हाँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं अभी 6 घंटे और पढ़ सकते हैं, लेकिन 6 घंटे में होगा नहीं, अभी 12 घंटे और पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल यार सर, मेरे को क्या लगता है, इनकी रात की एक क्लास और मैथ की कर देते हैं सर। मैं तो इनको रात को बिल्कुल ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ, 10 बजे से स्टार्ट करूँ और सुबह 6 बजे तक पढ़ाऊँ। ये रवि मिश्रा बोल रहे सर आपने बोला था 10 बजे तक चलेगी। भाई 10 बजे सिलेबस ही खत्म ना हो या क्या करें? सर आपने कहा था 10 बजे तक चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप तो बस लगे रहो, पढ़ाई करो, क्योंकि यही टाइम है। आपको पता होगा बेटा, एक इंडियन सर कोई, मतलब मुझे एक बढ़िया कहानी पता है कि ओलंपिक था सर, ओलंपिक में एक हमारे इंडिया की एक रिप्रेजेंटेटिव थी जो दौड़ लगा रही थी। अब उसमें सर वो शायद 1 किलोमीटर में उसको 5 राउंड लगाने थे, वो 4 राउंड सर 100 मीटर के लगाए उसने, उसमें वो पहले नंबर पे थी। 4 राउंड उसको लगा कि अब मैं जीत गई। लेकिन जो सर लास्ट वाला राउंड था, लास्ट वाले राउंड में उसको ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं जीत गई, तो उसने अपनी स्पीड क्या कर दी, स्लो कर दी। और लास्ट के 10 सेकंड में सर कोई और 2 से 3 बंदे सर उनको पीछे छोड़ के चले गए। तो बेटा अभी तुम्हारा वही लास्ट वाला स्लैब चल रहा है कि अगर इसमें तुमको लग गया कि सर हम तो सेलेक्ट हो जाएंगे, तो बेटा ध्यान रखना, बाजी कोई और मार के चला जाएगा। ये ध्यान रखना, ये किसी और को नहीं ले देनी है अपनी सीट, ये आपकी सीट है, ये आपका हक है। और अगर इसको आपको पूरा करना है तो बेटा पढ़ाई भी उतनी शिद्दत से करनी पड़ेगी, उतनी ही जोश के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जहां पे सोए ये सीट आपकी कोई और ले गया। हाँ भाई, सोना नहीं है। जेके सर ने बहुत ज़बरदस्त स्टोरी बताई है कि आखिरी में अगर आपने थोड़ी सी भी ढील दे दी तो कोई और जीत जाएगा। तो अपना मोटिवेशन बना के रखें। हाउ इज द जोश बॉयज, कैसा चल रहा है सब? जोश वो बचाए कि नहीं बचाए? 12 बजे सर वापस आ जाना। हाँ बेटा 3D बिल्कुल होगा यार, ऐसी बात नहीं है, आपको छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना।
ठीक है बच्चों, बाय, मिलते हैं फिर जल्दी। ठीक है, ओके सर। ओके सर, बच्चों थैंक बढ़ यू ही सो रहे हैं मच। सर, कम नहीं हो रहे हैं। हाँ बच्चे अब फुल जोश दिखा रहे हैं अपना कि हाँ भाई अब हम हैं। खाना वाना खा लिया सबने? हाँ भाई लोगों, तुम्हारा डिनर विनर हुआ कि नहीं? कोई पानी वानी प्यासा बैठा हो? विशेष तुम वॉशरूम गए कि नहीं सुबह से? हाँ भाई लोग, तो अपनी पीपीटी लगा लेते हैं अब। कहाँ गई? ये रही। आ गए हो, ये रहा। थोड़ा नीचे लेके आते हैं इसको। ये रहा। यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ तो नौजवानों, अब बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में? अच्छा ये तो बहुत आगे चले गए अपन, रोको फिर से जाना पड़ेगा वहीं पे। अपन थोड़ा ऊपर चले गए। ये अपने आप क्यों चल रहा है भाई? लगता है बोर्ड पागल हो गया। ये रहा। एक बटे दो ए डॉट बी बराबर, अभी बता देते हैं यार, कैसी बात कर रहा है। अच्छा आरती, हाँ भाई एक बच्चे का डाउट है, इसको ले लेते हैं पहले। एक बटे दो ए कैप माइनस बी कैप बराबर साइन थीटा बटे दो। ये पूछ रहे लेने कैसे जोश वोश कम हो रहा भाई? कौन एक सेक्शन पढ़ाते हैं वैसे? ये आग लगा दो पहले तुम। अरे यार पानी तो खत्म हो रखा है, कोई नहीं अभी लेके आते हैं। पहले क्वेश्चन बता दे। नहीं नहीं पीडीएफ डालेंगे, पीडीएफ अपना सारा यहीं पे तो है। देखो जो इसको अपन ऐसे दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं, इसमें दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं। चलो ये हो जाए 1/4, ये हो जाए ए कैप डॉट बी कैप का वर्ग। इसको लिख देंगे अपन 1/4 ए कैप डॉट माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप, ऐसे लिख देंगे ना बेटा। एडमिट कार्ड आएगा तब बता देंगे यार, है ना। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/4। पहले ए डॉट ए होगा, ए डॉट कैप ए कैप डॉट ए कैप, फिर माइनस ए कैप डॉट बी होगा, फिर माइनस बी कैप डॉट ए होगा, तो 2a डॉट बी लिख दें, और प्लस बी कैप डॉट बी कैप, ये हो जाएगा। चलो नक्षत्र आज तो खुश हुए तुम, है ना। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/4, ए डॉट ए का मान 1 है, बी डॉट बी का मान भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2। इसको लिख देंगे ए कैप का परिमाण, बी कैप का परिमाण और कॉस थीटा, ये हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा 1/4 2 माइनस, अब ए कैप का परिमाण भी 1 है बी कैप, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। 2 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2/4 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस 2 थीटा का एक सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का एक सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा को अपन लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, तो 2/4 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, 2 दूनी 4, ये कट गया। साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 आ गया इसके वर्ग का मान।
इसके वर्ग का मान, तो इसका मान मेरे पास sin थीटा बटा 2 आ जाएगा। ये न्यूज अभी कंफर्म नहीं है बेटा इंद्रसेन, तुमने बोला तो सही है कि 24 से होगा कल, ये एक वीडियो मैंने भी देखा, बट उसके बारे में अपन इतना उससे नहीं कह सकते। सर कितनी देर से चल रही है क्लास? क्लास बेटा शुरू हुई थी सुबह 10 बजे, 12 घंटे 20 मिनट हो चुके हैं। हाँ जी, तो अब आ जाए निर्देशांक ज्यामिति पे आ जाते हैं भाई लोग, बिना समय वेस्ट किए हुए। निर्देशांक ज्यामिति, इसका अपन करते हैं कल्याण। पर यार मैं पानी ले आता हूं एक बार, नीट करना है और कहते हैं कि जेई के लिए 17 पढ़ाई करनी है, तो मैथ्स लो या जेई करो। केमिस्ट्री फिजिक्स की बेटा कल केमिस्ट्री की है। प्रियांजलि कह रही है झूठ मत बोलो सर। भाई कोई बताओ यार इसको कि कितने बजे से चल रही है ये। मैं एक बार पानी लेके आया, बस 2 मिनट का टाइम दो है ना, जब तक तुम लोग मेरे को सुन सकते हो, पानी भरते हुए भी तुम्हें आवाज आएगी। हाँ कोई भाग तो नहीं गया यार, सभी लोग यही है ना। अच्छा सारे लोग यही हैं, चलो कोई नहीं भागा। आज कब तक चलेगी क्लास? तुम्हारे लिए भी ले आएंगे बेटा, क्या टेंशन है। तुम्हारे घर में पानी खत्म हो गया क्या? तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है, शुरुआत से शुरू करते हैं और अंत तक ले जाते हैं इसको, है ना। हेलो बेटा कल्पना गुप्ता, आज जागरण है। हाँ तो यार निर्देशांक ज्यामिति क्या है, इसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब होता है ये जो 2 शब्दों से मिलकर बना, जियो प्लस मेट्री। जियो प्लस मेट्री, जियो मतलब अर्थ, मतलब धरती, और मैटर मतलब टू मेजर। तो धरती को नापने के लिए जो यूज होती है उसको बोलते हैं ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, ये कोऑर्डिनेट करता है अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में। अलजेब्रा मतलब बीजगणित, और ज्योमेट्री के बीच में। जैसे अपने पास ज्योमेट्री में कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे सरल रेखा, वृत्त, परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त, इन सब को, ये मेरे पास ज्यामितीय संरचनाएं हैं, इन सब का ज्योमेट्री से, इन सब का समीकरण, इन सब का अलजेब्रा के समीकरण निकालना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये है अपने पास। तो बेसिकली जो मेरे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो कोऑर्डिनेट करती है, कोऑर्डिनेशन है बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा मतलब बीजगणित, ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति। समझ रहे हो? हाँ, तो इस पूरे सेक्शन का मतलब क्या है कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में संबंध प्रतिस्थापित करती है। किंग ऑफ ट्विन सर पापा कहता है नीट। पहले तो तुम्हारा नाम ही काफ़ी फनी है।
करना है और कहते हैं कि जेई के लिए 17 आवर्स पढ़ाई करनी है तो ही मैथ्स लो या जेई करो। मेरे को लगता है कि 17 घंटे तो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत है। अगर आप डेली क्लासेस के अलावा 4-5 घंटे पढ़ते हो ना तो बहुत है, मतलब 2 साल में आप मस्त बना सकते हो, है ना। और 17 घंटे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। 17 घंटे कोई पढ़ ही नहीं पाया आज तक ज़िंदगी में। 17 घंटे मैं नहीं पढ़ता अभी तक। ठीक है, अर्पित क्या हो गया भाई, कैसे 7-7-7 कर रहा है तू? ये फिर से ब्लॉक होने का टाइम आ गया, है ना। तो यार सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ चीज़ें हैं। पहली बात तो हमें निर्देश तंत्र समझ में आना चाहिए। इसको अपन बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक। जैसे अपन ने सुबह बताया था ना आर्गेंट तल, वैसे ही मेरे पास कार्तीय तल होता है। कार्तीय तल में क्या होता है, अपने पास 2 लंबवत अक्ष होती हैं। ये 2 लंबवत अक्ष है। ये क्षैतिज अक्ष है, इसको अपन बोलते हैं एक्स अक्ष, उधर धनात्मक है इधर ऋणात्मक। इसको वाई अक्ष बोलते हैं, उधर धनात्मक है इधर ऋणात्मक है। ठीक है, ये। तो अब अगर मैं बात करूं कि यार मेरे पास किसी भी बिंदु के निर्देशांक किस तरह से निरूपित करता हूं, ये आप 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते होगे। मान लो ऐसे बिंदु है 3,2, 3 चलना है एक्स एक्स पे, 2 चलना है वाई एक्स पे, तो ये वाला बिंदु मेरे पास 3,2 हो जाएगा। क्लियर है? ये वाला बिंदु मेरे पास 3,2 हो जाएगा। तो ए कॉमा बी जो बिंदु होगा या एक्स कॉमा वाई जो बिंदु होगा, मेरे पास एक्स चलना होगा एक्स एक्स पे और वाई चलना होगा वाई एक्स पे। तो ये मेरे पास एक्स कॉमा वाई आ जाएगा। ये मेरे पास मान लो बिंदु पी है। क्लियर? कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनको अपन लिखवा देते हैं। सबसे पहले दूरी सूत्र, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर से x1 y1। कैसे चलना है इसमें बता देते हैं। ऐसे चलना है, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, माइनस ये इससे गुणा होगा, माइनस ये इससे गुणा होगा, माइनस ये इससे गुणा होगा। पहले ऐसे चल के ये भाई साहब कौन आ गया, आप मुसलमान होकर हिंदुओं को क्यों पढ़ा रहे हो? ये भाई ये हिंदू मुस्लिम तो दूर रख कम से कम क्लास से। इधर हम बच्चों को ये शिक्षा देते ही नहीं है ना। ये हो जाएगा, पहले ऐसे गुणा होंगे सारे धनात्मक, फिर ऐसे होंगे ये सारे ऋणात्मक। उसके बाद अपने पास आता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र मेरे पास विभाजन 2 तरह के होते हैं। पहला होता है अंत्य विभाजन, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अगर बाह्य विभाजन होगा तो बाह्य विभाजन ये हो जाएगा mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n और my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n। ये मेरे पास बाह्य विभाजन होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये मेरे पास बिंदु A है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, ये मेरे पास बिंदु B है जिसके निर्देशांक x2 y2 है। तो अगर बिंदु C यहीं पे स्थित होगा और इसको m अनुपात n में विभाजित कर रहा होगा तो अंत्य विभाजन होगा। अगर ऐसा होगा, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, अगर बिंदु C इसके बाहर स्थित है, ये मेरे पास बाह्य विभाजन होगा। क्लियर है? अरे कोई नहीं, रिलैक्स बॉयज, कोई भी किसी से कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, चलने दो। क्लियर है? इसको थोड़ी देर ब्लॉक करने के लिए मैं थोड़ा सा उधर जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं ब्लॉक कराऊंगा इसको, है ना। उसके बाद यहीं से अपन मध्य बिंदु भी निकाल सकते हैं।
मध्य बिंदु हो जाएगा अपने पास m और n के मान एक एक हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। क्लियर है? ये मेरे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। ये मेरे पास विभाजन सूत्र में तीन चीजें हैं। ठीक है, क्या आइडिया दे रहा भाई सचिन? दे आइडिया दे तू, स्टेट बोर्ड से बढ़िया भाई। क्लियर है? उसके बाद अपने पास आते हैं त्रिभुज से संबंधित विभिन्न केंद्र, विभिन्न वृत्त। त्रिभुज से संबंधित विभिन्न वृत्त और उनके केंद्र तथा उनके केंद्र। सबसे पहले आता है अपने पास केंद्रक। केंद्रक क्या होता है बेटा? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, माध्यिकाओं का संगामी बिंदु। ए बी सी ये मेरे पास त्रिभुज है, ये माध्यिका है, ये दोनों बराबर होंगे, ये माध्यिका है, ये दोनों भी बराबर होंगे, और ये मेरे पास माध्यिका है, ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, तो माध्यिकाओं के संगामी बिंदु को अपन केंद्रक बोलते हैं और इसको जी से निरूपित करते हैं। इसके निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। क्लियर है? हाँ, उसके बाद अपने पास होता है परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है? मान लो ये मेरे पास त्रिभुज एबीसी, इस त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र होता है। इसको अपन ओ से निरूपित करते हैं। ठीक है, और इसके निर्देशांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके निर्देशांक निकालने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं, एक तो ये तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है, तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी करेंगे। तो यहां से मेरे पास दूरी सूत्र से इस ओ से ए की दूरी निकाल लेंगे, ओ से बी की दूरी निकाल लेंगे, ओ से सी की दूरी निकाल लेंगे, और इसको एक्स वाई मान लेंगे ओ को, और वहां से मेरे पास इन दोनों को बराबर करेंगे एक्स वाई में एक समीकरण आएगी, इन दोनों को बराबर करेंगे एक्स वाई में दूसरी समीकरण आएगी। भाई तू इस क्लास में बैठने लायक नहीं है। इसको मैं ऐसा ब्लॉक करूंगा, दोबारा नहीं आएगा ये। कहाँ गया? दोबारा नहीं आ पाएगा, डोंट वरी। इसको मैं चैनल से ब्लॉक कर देता हूँ। कोई नहीं सचिन, तुम इतना कष्ट मत उठाओ, हम कर लेंगे। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं सूत रहा यार। देखो ऐसे अपन किसी को नहीं सूतते, जो मतलब जो इधर डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं उन्हीं को सूतते हैं ना। इसके निर्देशांक निकालने का एक तरीका और बेटा, देखो ये अपने पास भुजाओं के लंब समद्विभाजक का भी संगामी बिंदु होता है, भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का भी संगामी बिंदु होता है। ठीक है, तो अपन तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का समीकरण निकाल के भी उनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अपन ओ के निर्देशांक यहां से भी निकाल सकते हैं। क्लियर? अगर मेरे को एबीसी के निर्देशांक पता है तो मैं बीसी की प्रवणता निकाल लूंगा, उसके लंबवत रेखा की प्रवणता निकाल लूंगा और मध्य बिंदु निकाल लूंगा।
ए बी का मध्य बिंदु निकाल लूंगा और ए बी की प्रवणता निकाल के उसके लंबवत रेखा के समीकरण निकाल लूंगा और दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वो मेरे पास परिकेंद्र आ जाएगा। क्लियर है? गुड नाइट बेटा प्रियांजलि। तीसरा अपने पास होता है अंत्य केंद्र। अंत्य केंद्र क्या होता है? इस त्रिभुज के अंदर जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त है उसका केंद्र होता है बेटा ए बी सी। और तो ये मेरे पास, इसको अपन आई से निरूपित करते हैं। ये तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। इसी के साथ साथ ये मेरे पास तीनों भुजाओं के कोण समद्विभाजकों का भी संगामी बिंदु होता है। किसका? कोण समद्विभाजकों का। ठीक है, ये कोण दोनों बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर हैं। आई के निर्देशांक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? ax1 bx2 cx3 बटे a प्लस बी प्लस सी ay1 by2 cy3 बटे a प्लस बी प्लस सी। तो ये मेरे पास आई के निर्देशांकों का आई के निर्देशांक निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए बी सी क्या है मेरे पास? ए बी सी मेरे पास ए के सामने वाली भुजा ए है, शीर्ष ए के सामने वाली भुजा ए है, शीर्ष बी के सामने वाली भुजा बी है और शीर्ष सी के सामने वाली भुजा ये मेरे पास सी है। तो यहाँ से अपन अंत्य केंद्र निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने पास चौथा होता है लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है? शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु होता है। किसका? शीर्ष लंबों का। शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु मेरे पास लंब केंद्र कहलाता है। क्लियर है? अभी क्लास कब तक चलेगा? जैसे ही अपना निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो जाएगा बेटा सारा पढ़ा देंगे। जितना निर्देशांक ज्यामिति है सारा अपन पढ़ा देंगे, है ना? कोई नहीं यार, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं नक्षत्र, कोई नहीं, ये सब मत करो प्लीज़। सभी लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। अगर तुम दो चीज़ें सीख के जाओगे वो ज़्यादा बेटर है। क्लियर है? तो इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे? एच के निर्देशांक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इसकी प्रवणता निकालेंगे और इसके लंबवत रेखा जो ए से गुजर रही होगी उसकी समीकरण निकाल लेंगे। फिर अपन इसकी प्रवणता निकालेंगे एसी की और इसके लंबवत रेखा जो बी से गुजर रही होगी उसकी समीकरण निकाल, इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेंगे तो अपने पास लंब केंद्र आ जाएगा। क्लियर है? वहां से अपने पास क्लियर है? क्या करेंगे? इसकी प्रवणता निकालेंगे, उसके लंबवत रेखा की प्रवणता। अभी बताएंगे अपन प्रवणता कैसे निकालते। इसकी प्रवणता निकालेंगे, उसके लंबवत रेखा की प्रवणता जो बी से गुजरेगी, दोनों की समीकरण निकाल के उनका प्रतिच्छेदन बिंदु अपन निकाल लेंगे। उसके बाद अपने पास होते हैं बाह्य केंद्र। जिस तरह से अपने पास अंत्य केंद्र होता है वैसे ही अपने पास तीन बाह्य केंद्र होते हैं। ये त्रिभुज एबीसी है। अगर हम अपन ए का अंत्य बी और सी का मैं बाह्य कोण समद्विभाजक लूं तो ये वाला जो बिंदु होगा ये मेरे पास I1 हो जाएगा। अगर मैं बी का अंत्य ए और सी का बाह्य कोण समद्विभाजक लूं तो ये मेरे पास I2 हो जाएगा। अगर मैं सी का अंत्य और ए और बी का बाह्य लूंगा तो ये मेरे पास I3 आ जाएगा। ये मेरे पास उस वृत्त का केंद्र भी होता है जो इन दोनों भुजाओं को बाह्य स्पर्श कर रही है, और मतलब इस भुजा को स्पर्श कर रही है और इन दोनों को एक्सटेंशन को स्पर्श कर रही है। ये इस वाले वृत्त का केंद्र होगा, ये इस वाले वृत्त का केंद्र होगा। I1 के जो निर्देशांक होते हैं बेटा मेरे पास वो होते हैं -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटे -a प्लस b प्लस c
माइनस AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 बटे माइनस A प्लस B प्लस C। ठीक है, ऐसे ही अपने पास I2 जो होता है वो होता है AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 बटे A माइनस B प्लस C। AY1 माइनस BY2 प्लस CY3 बटे A माइनस B प्लस C। और I3 जो होगा मेरे पास हो जाएगा AX1 BX2 माइनस CX3 बटे A प्लस B माइनस C। AY1 BY2 माइनस CY3 बटे A प्लस B माइनस C। क्लियर है? हाँ मैं रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूँ यार चौधरी साहब। बोल रहा आप बोलते समय झटका क्यों ले रहे? झटका कैसे लेते हैं? कोई बात नहीं बेटा, बाद में पढ़ लेना जिसका डेटा खत्म हो गया। सर आप घर नहीं जाते, अभी जैसे ही खत्म होगा तब अपन। हाँ तो जो अपने पास देखो A के सामने वाला I1 है तो A नेगेटिव आएगा, B के सामने वाला है तो B नेगेटिव आएगा, और C के सामने वाला है तो C नेगेटिव आएगा, बाकी दोनों पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, जिसके सामने वाला है वो ऋणात्मक और बाकी मेरे पास धनात्मक आ जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद अपने पास होता है मूल बिंदु का स्थानांतरण, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, अगर अपन मूल बिंदु को 0 0 से H, K पे शिफ्ट कर देंगे तो जो अपने पास पुराने निर्देशांक होंगे वो मेरे पास ऐसे हो जाएंगे। x बराबर कैपिटल X प्लस H और y बराबर कैपिटल Y प्लस K। x, y जो है वो मेरे पास पुराने निर्देशांक है, पुराने निर्देशांक है, और कैपिटल X, कैपिटल Y है जो मेरे पास नए निर्देशांक है। ठीक है भाई लोग? ठीक है, जो मेरे पास छोटे x, y है वो मेरे पास पुराने निर्देशांक है, और बड़े x, y है मेरे पास नए निर्देशांक है। इसी के साथ साथ अपने पास अक्षों का घूर्णन भी आता है। क्या आता है? गुड नाइट बेटा। ठीक है, अक्षों का घूर्णन भी आता है मेरे पास। अगर मैं अक्षों को थीटा से वामावर्त दिशा में घुमा दूं, अक्षों को थीटा से वामावर्त दिशा में घुमा दूं तो जो नए निर्देशांक आएंगे मेरे पास x डैश प्लस y डैश, उनको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x डैश प्लस आयटा y डैश बराबर x प्लस आयटा y cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। यह अपने पास एक टेबल भी होती है, x डैश y डैश एक्स वाई, ये मेरे पास ऐसी हो जाएगी, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। अगर मेरे को x का वैल्यू निकालना है तो हो जाए x डैश cos थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, y का निकालना है तो x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos थीटा। अगर x डैश का वैल्यू निकालना है तो x cos थीटा और y साइन थीटा हो जाएगा, y डैश का निकालना है तो माइनस x साइन थीटा प्लस y cos थीटा हो जाएगा। इसको एक बार अपन वेरीफाई कर लेते हैं, अपन ने कहीं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं करी है, गड़बड़ झोला तो नहीं है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हर बार मेरे दिमाग से स्किप हो जाता है। एक बार फटाक से देख लेते हैं कहाँ गया। हाँ ठीक है, एकदम क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। उसके बाद अपने पास आती है सरल रेखा की प्रवणता। सरल रेखा की प्रवणता, अगर कोई सरल रेखा धनात्मक x के साथ थीटा कोण बनाती है
तो tan थीटा जो होती है उसको अपन उसकी प्रवणता बोलते हैं और इसको m से निरूपित करते हैं। क्लियर है? इसको अपन m से निरूपित करते हैं और m का जो मान आएगा वो मेरे पास ऐसा जाएगा y2 माइनस y1। अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता चाहे तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 हो जाएगा। हाँ बेटा PDF भेज देंगे, टेंशन मत लो। क्या ये लाइव नहीं है? लाइव है यार। हिमांशु IITN क्या टेंशन ले रहा है? सर आपने सुबह से कितनी क्लास ली है? सल्यूट है सर आपको, धन्यवाद भाई साहब। कोई बात नहीं, भूतों से डरते नहीं, हम तो खुद ही भूत है। अपन तुम्हें भूतों की कहानी सुनाएगा आखिरी में, जब लेक्चर खत्म होने वाला होगा। अब अपने पास यहीं से दो रेखाओं के मध्य कोण का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। दो रेखाओं के मध्य कोण, अगर मेरे पास दो रेखाएं दे रखी है जिनकी प्रवणता m1 और m2 है, तो उनके मध्य जो कोण होगा उसका tan थीटा हो जाएगा m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। ये मेरे पास दो रेखाओं के मध्य कोण का फॉर्मूला है। बेटा बैटरी लो गई तो चार्जिंग पे लगा के देखो यार, कैसी बातें कर रहे हो। अब अगर ये रेखाएं मेरे पास समांतर होंगी तो समांतर रेखाओं के लिए tan थीटा 0 हो जाएगा। tan थीटा 0 हो जाएगा तो m1 माइनस m2 बराबर 0, तो m1 बराबर m2। और अगर लंबवत होंगी तो लंबवत रेखाओं के लिए मेरे पास tan थीटा 90 डिग्री अनंत हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास 1 प्लस m1 m2 बराबर 0, तो m1 m2 बराबर -1 आ जाएगा। क्लियर है? ये मेरे पास सरल रेखाओं के मध्य कोण का फॉर्मूला भी आ गया और समांतर और लंबवत रेखाओं के प्रवणताओं के बीच में क्या संबंध होगा ये भी आ गया। सर मोबाइल में बैटरी, मेरी बैटरी लो गई है, तो खाना वाना खा लो बेटा। टाइम मैनेजमेंट का सेशन ले लेते हैं, कल ही ले लेते हैं, इतना क्या टेंशन ले रहे हैं। अच्छा नींद भी आ रही है यार? तुम्हारे साथ तो बहुत अत्याचार कर दिया आज मैंने। ये कौन आ गया? इसको भी सूदना पड़ेगा। एक और आ गया। कहाँ गया भाई वो जिसको सूतना था? वो दिख नहीं रहा है मेरे को। ठीक है, ये लंबवत रेखाओं के मध्य। अब अपन बात करते हैं सरल रेखा की समीकरण के विभिन्न रूप। सरल रेखा की समीकरण के विभिन्न रूप। सरल रेखा की समीकरण के विभिन्न रूप। सबसे पहला होता है बिंदु प्रवणता रूप। बिंदु प्रवणता रूप। अगर एक रेखा x1 y1 से गुजर रही है और उसकी प्रवणता m है तो y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1 हो जाएगा। आज पहली बार 7:30 बजे इतनी अच्छी नींद आ रही है, बहुत बढ़िया। नींद आनी भी चाहिए, नींद होती है आने के लिए है। दूसरा अपने पास होता है दो बिंदु रूप। ये होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 गुणा x माइनस x1। अभी अपन ने बताया था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ये होगी y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो प्रवणता की जगह अपन ये रख देंगे। धन्यवाद बेटा आदित्य मौर्य। तीसरा जो अपने पास होता है वो होता है प्रवणता अंत्यखंड रूप। प्रवणता अंत्यखंड रूप। अगर कोई रेखा मेरे पास, रेखा की प्रवणता m है और y अक्ष पे c अंत्यखंड काट रही है तो हो जाएगा y बराबर mx प्लस c। ये जो c है ये y अंत्यखंड है, इस तरह की। ये वाली जो दूरी है ये मेरे पास c है। क्लियर है ना? हाँ थोड़ा गला बैठ जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद जो चौथा अपने पास आता है वो आता है
अंत्यखंड रूप, अंत्यखंड रूप x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। पांचवा जो अपने पास होता है वो होता है हाँ दूरी रूप, या अपन कह सकते हैं इसको प्राचलिक रूप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे ध्यान रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मेरे पास एक रेखा दे रखी है, ये मेरे पास एक रेखा, यहां पे एक बिंदु x1 y1, बिंदु P है x1 y1, इससे r दूरी पर एक बिंदु इधर है और इससे r दूरी पर ही एक बिंदु इधर है। तो इन बिंदुओं के, मान लो ये Q है, ये R है, इन बिंदुओं के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? अगर ये यहां से थीटा कोण बना रही है तो इसके लिए फॉर्मूला है मेरे पास x माइनस x1 बटे कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 बटे साइन थीटा बराबर प्लस माइनस r। एक बार प्लस r के लिए x और y का मान निकालेंगे, एक बार माइनस r के लिए x और y के मान निकालेंगे। क्लियर है? उसके बाद छठा अपने पास है अभिलंब रूप। अभिलंब रूप, अगर कोई रेखा इस प्रकार से मूल बिंदु से P दूरी पर है और ये जो अभिलंब है वो अल्फा कोण बना रहा है, तो यहां पे मेरे पास जो इसका समीकरण होगा वो हो जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर P। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई मेरे पास P के बराबर है, ये वाली दूरी, और ये अभिलंब जो है वो धनात्मक x के साथ थीटा कोण बना रहा है। ये कौन है? लव कुमार कर रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से है क्या? भाई मैं हूं छत्तीसगढ़ से। सर अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। देखो बेटा, ये इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, शायद_डाउटनेट। अगर वहां पे मेरे को तुम पसंद आए तो तुम्हें नंबर भी दे सकता हूं। कॉपी फुल हो गया तू देख बस, अब तू लिख मत, क्योंकि जो लिखा है ये सारा मैं तुझे भेज दूंगा, ठीक है? उसके बाद एक रेखा के समांतर रेखा का समीकरण कितने हो गए थे अपने पास? 5। छठा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण। ये हो जाएगा मेरे पास ax प्लस बी वाई प्लस लैम्बडा बराबर 0। सातवां ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण। यह मेरे पास हो जाएगा bx माइनस ए वाई प्लस म्यू बराबर 0। तो किसी भी रेखा के समांतर रेखा निकालनी है अपने को, तो क्या हो जाएगा? बस सिर्फ उसमें अचर पद बदलना है, यहां पे c की जगह लैम्बडा कर देना है, और लंबवत रेखा निकालनी है तो यहां पे अपने पास a और b के गुणांक चेंज हो जाएंगे और बीच में जो चिन्ह है वो भी बदल जाएगा। प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर? ये मेरे पास सरल रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप है। 7 रूप है, अपन ने सातों के सातों आपके दिमाग में फिट होने चाहिए कि क्या कौन सा क्या है, ठीक है? सर एक आयत का एरिया 50 हमें दिया हुआ है, 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है, तो 2 पॉइंट और क्या होंगे? अभी रुक जा, भी निकालते हैं, थोड़ी देर रुक, हिंदी मीडियम सब निकाल देंगे, इतना टेंशन नहीं लेने का। ये सारा हो गया अपने पास, एंगल बिटवीन टू लाइंस भी हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं 8वां, एक बिंदु की एक रेखा से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी लंबपाद व प्रतिबिंब, व प्रतिबिंब। मान लो मेरे पास एक रेखा दे रखी है, ये मान लो मेरे पास एक रेखा, ये मेरे पास एक बिंदु P x1 y1, ये मेरे पास रेखा दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यहां से अपन जब लंब डालेंगे तो इस लंब की लंबाई जो होगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी? Pm बराबर ax1 by1 प्लस सी बटे वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। m बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, m को अपन बोलते हैं लंबपाद, और इससे इतनी दूरी पर मान लो कोई बिंदु q है, ये मेरे पास प्रतिबिंब है, तो m के निर्देशांक आ जाएंगे x माइनस x1 बटे a
बराबर वाई माइनस वाई वन बटे बी बराबर जेड माइनस जेड वन बटे सी, सॉरी ये तो 3D में चला गया मैं, बराबर माइनस का ax1 by1 प्लस सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर प्रतिबिंब निकालना है तो ये m के निर्देशांक आ जाएंगे यहाँ से, q के निर्देशांक यहाँ से आएंगे x माइनस x1 बटे ए y माइनस y1 बटे बी माइनस 2 ax1 by1 प्लस सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे पास क्या यार तुम तो हिम्मत हारने लग गए। हाँ बेटा नीतीश कुमार तुम सुबह से एक ही बात बोल रहे हो, मैंने बोल दिया ले लेंगे तो ले लेंगे, टेंशन क्या को ले रहा है। क्लियर है क्या? कैसा हिम्मत हार रहे हो भाई लोगों, क्या हो गया? आंख दर्द करने लग गया? थोड़ी देर रुक जाओ बस, निर्देशांक ज्यामिति का अभी थोड़ी देर में सफाई कर देंगे। अगर तुम लोग हिम्मत हारोगे तो मैं क्या ही करूंगा यार, मेरे को हिम्मत हारनी पड़ेगी। समझो इस बात को, थोड़ा और धैर्य बना के रखो। कोई नहीं भाई लोगों, हम सुबह से मेहनत कर रहे हैं। तो अब ऐसा वो जेके सर वाली जो बात है ना कि पहले 2 चक्कर तो बहुत तेज, पहले 4 चक्कर तो बहुत तेज भागे हम, और फिर आखिरी के चक्कर में आके हार जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा भाई लोग? थोड़ा जोश वोश दिखाओ यार। मैं तो सोच रहा था तुम लोग मेरे को सपोर्ट करोगे जोश बढ़ाने में, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, तुम तो भागने लग रहे। हाँ बस अब दिख रहा है ना जोश, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर में अपन पूरी निर्देशांक ज्यामिति का ऐसे सफाया कर देंगे ना। पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल है डाउट नेट जेई हिंदी के नाम से, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही अपने पास। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे वर्गमूल है, जब दूरी निकालते हैं तो नीचे वर्गमूल है। लंबपद और प्रतिबिंब के फॉर्मूले में वर्गमूल नहीं है। बहुत बार गलती करोगे ये तुम लोग, मैं भी गलती करता था, मैं भी हर बार इसमें वर्गमूल लगा देता था। ये लंबपद और ये वाला ना, इसमें वर्गमूल लगा देता था। 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी यही निकाल लेते, ax प्लस बी वाई प्लस C1 बराबर 0 और ax प्लस बी वाई प्लस C2 बराबर 0। ये दोनों समांतर रेखाएं, इनके बीच की दूरी हो जाएगी मेरे पास C1 माइनस C2 बटे वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ भूत वाली कहानी आखिरी में ही सुनाएंगे अपन। उसके बाद अपने पास रेखा के सापेक्ष बिंदुओं की स्थिति, रेखा के सापेक्ष बिंदुओं की स्थिति। हाँ भाई लोग, ठीक है बेटा। ये किसका फोन आ गया भाई इतनी रात को? 1 मिनट, दीपक सर का फोन आ रहा है। हाँ भाई लोगों, रेखा के सापेक्ष बिंदुओं की स्थिति। हाँ दीपक खंडेलवाल सर का। ये मान लो मेरे पास एक रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये बिंदु ए दे रखा है x1 y1, ये बिंदु बी दे रखा है x2 y2 और ये बिंदु सी दे रखा है x3 y3। अब बिंदु ए और बी तो रेखा के एक ही तरफ स्थित है, तो ax1 by1 प्लस सी बटे ax2 प्लस by2 प्लस सी, इसका मान धनात्मक होगा। मतलब जब मैं पहले वाला इन दोनों बिंदुओं को रखूंगा तो ये मेरे को समान चिन्ह देंगे, प्लस प्लस देंगे माइनस माइनस देंगे, तो दोनों एक तरफ स्थित होंगे। और जब मैं ax1 by1 प्लस सी बटे ax3 by3 प्लस सी, ये लेस देन 0 होगा। अगर ये दोनों अलग अलग तरफ है, जैसे ये वाला और ये वाला अलग अलग तरफ है, तो ये मेरे को ऋणात्मक देगा। क्लियर है? ये मेरे को प्रियांजलि कह रही अब तो मैं भूत वाली कहानी सुन के जाऊंगी। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये मेरे पास
अगर दोनों विपरीत और स्थित होंगे, एक ही और तो ये, और अगर विपरीत और तो ये हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, उसके बाद अपने पास आते हैं कोणार्धकों के समीकरण। कोणार्धकों के समीकरण, ठीक है। कोणार्धक क्या होते हैं भाई? ये मान लो मेरे पास दो रेखाएं दे रखी, तो इनके बीच में ये दो कोण है, एक इसका आधा कोण कर देंगे, ये मेरे पास एक कोणार्धक हो जाएगा। ये दोनों कोण बराबर है, एक इसका आधा कर देंगे, ये मेरे पास कोणार्धक हो जाएगा। तो मान लो इस रेखा का समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और इस रेखा का समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो कोणार्धकों के समीकरण अपने पास यहां से आ जाएंगे। a1x b1y प्लस c1 बटे वर्गमूल के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 बटे वर्गमूल के अंदर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। यह मेरे पास कोणार्धकों के समीकरण आ जाएंगे। अब समस्या आती है कि यार कौन सा मेरे पास अधिक कोण कोणार्धक होगा और कौन सा मेरे पास न्यून कोण कोणार्धक होगा, है ना। तो अपने पास उसके लिए एक निंजा टेक्निक है कि समीकरणों को ऐसा लिख ले C1 C2 धनात्मक हो। समीकरणों को इस तरह से लिखना है कि अचर पद धनात्मक हो। उसके बाद a1 a2 प्लस b1 b2 का चिन्ह चेक करेंगे। अगर ये धनात्मक हुआ तो प्लस वाला अधिक और माइनस वाला न्यून, अगर ये ऋणात्मक हुआ तो माइनस वाला अधिक और प्लस वाला न्यून। ठीक है, बोतल का वाटर अभी तो भर के लाया था यार। क्लियर है? ये मेरे पास कोणार्धक होगा। तो सरल रेखा समाप्त हो चुका है, निर्देशांक ज्यामिति का परिचय भी समाप्त हो चुका है। 2 चैप्टर सूद दिए अपन ने अभी तुरंत। देख रहे हो तुम स्पीड, तेज तर्रार स्पीड से पढ़ाएंगे अपन। उसके बाद अपने पास आता है सरल रेखा युग्म, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अच्छा देख, इसका सवाल कर लेते हैं पहले। एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा 50 दे रखे, और 2 पॉइंट दे रखे हैं अपने पास 3,4 और -1,2। तो ऐसा ले लेते 3,4 और -1,2, ऐसा ले लेते। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो सबसे पहली बात तो हमें लंबाई निकालनी पड़ेगी। मान लो ये वाली लंबाई तो मैं निकाल लूंगा वर्गमूल के अंदर 3 -1 का वर्ग और 4 -2 का वर्ग। ये ना भाई, हाँ। तो ये तो मेरे पास हो जाएगी 4 का वर्ग और ये हो जाएगा वर्गमूल 20। वर्गमूल 20 मतलब 2 वर्गमूल 5। तो ये तो मेरे पास इसकी लंबाई हो जाएगी। ये वाली चौड़ाई हो जाएगी। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो अगर एल का मान 2 वर्गमूल 5 है तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 50 बटे 2 वर्गमूल 5, 25 बटे वर्गमूल 5। तो मेरे पास 5 वर्गमूल 5 आ जाएगा। अब अपने को इसकी प्रवणता निकाल लेंगे और इसके लंबवत रेखा की प्रवणता ये आ जाएगी। इससे कितनी दूरी पर? 5 वर्गमूल 5 दूरी पर। जो अपने पास वो फॉर्मूला था ना प्राचलिक रूप वाला, x - x1 बटे कॉस थीटा, y - y1 बटे साइन थीटा। देखो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा मेरे पास y2 - y1, 4 - 2 बटे x2 - x1, 3 - -1, 2 बटे 4, 1 बटे 2। ये tan थीटा आ जाएगा। यहाँ से cos थीटा और sin थीटा निकाल लेंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये थीटा है। ये मेरे पास वर्गमूल के अंदर 5 आ जाएगा। तो cos थीटा हो जाएगा अपने पास 2 बटे वर्गमूल 5, sin थीटा हो जाएगा मेरे पास 1 बटे वर्गमूल 5। ऐसा लिखेंगे, देखो x - x1, अगर इस बिंदु से निकलेंगे x - 3 बटे cos थीटा,
2 बटे वर्गमूल 5 और y माइनस y1 y माइनस 4 बटे 1 बटे वर्गमूल 5 और बराबर प्लस माइनस 5 वर्गमूल 5। तो यहां से तो अपने पास इस शीर्ष के निर्देशांक, देखो आयत इधर भी बन सकता है, नीचे भी और ऊपर भी बन सकता है, तो इस वाले बिंदु के और इस वाले बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। अब अगर अपन दूसरे वाले इसमें लगाएंगे x माइनस माइनस 1 x प्लस 1 बटे 2 बटे वर्गमूल 5 और y माइनस 2 बटे 1 बटे वर्गमूल 5 बराबर प्लस माइनस 5 वर्गमूल 5। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो यहां से मेरे पास इस वाले बिंदु के और इस वाले बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो दो निर्देशांक आएंगे, ठीक है भाई। क्लियर है क्या? ठीक है क्या? अब अपन पढ़ते हैं सरल रेखा युग्म। सरल रेखा युग्म, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसका तो तुम्हें पता ही है, इसी में आता है वो तुम्हारा फेवरेट फॉर्मूला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये मेरे पास एक सरल रेखा युग्म को कब प्रदर्शित करेगा? सर बाहर मत जाना, आपके पास बहुत पैसा है। ए भाई, ये मैं गुड़गांव में रहता है, इधर दिन रात कुछ नहीं है। तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, गुड़गांव में दिन और रात का पता नहीं चलता। कोई बात नहीं, बोलने दो यार, बच्चा है कोई नहीं, इधर कभी दिन रात नहीं होता है। तो ये मेरे पास एक सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगी जब मेरे पास डेल्टा बराबर इसका मान 0 के बराबर होगा। क्लियर है? ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गो फॉर कॉफी। तब जाके ये सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगा जब डेल्टा का मान 0 के बराबर आ जाएगा। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0। अगर सारणी हल नहीं करता तो ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। मैं प्रॉपर कहाँ का रहने वाला? मैं राजस्थान से हूँ बेटा, अलवर राजस्थान, अलवर गोल्डन। गुड़गांव बेटा दिल्ली के बिल्कुल बगल में है, दिल्ली गुड़गांव एक ही है, बॉर्डर मिली हुई है दोनों की। क्लियर है? अब यार ये वाली जो रेखा है ना, इनके मध्य कोण निकालना अपने को, तो tan थीटा मेरे पास होता है 2h स्क्वायर 2 वर्गमूल h स्क्वायर माइनस AB बटे a प्लस बी। इस सरल रेखा युग्म से प्रदर्शित रेखाओं के मध्य कोण होता है 2 वर्गमूल h स्क्वायर माइनस AB बटे a प्लस बी। अगर ये समांतर होंगी तो h स्क्वायर बराबर AB हो जाएगा। अगर समांतर होंगी tan थीटा 0 तो h स्क्वायर माइनस AB बराबर 0। और अगर ये लंबवत होंगी तो a प्लस बी बराबर 0। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांकों का योगफल मेरे पास 0 के बराबर हो जाएगा। ये जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के लिए, दोनों में कोई डिफरेंशिएट नहीं करते अपन दोनों को एक साथ एक जैसा ही ट्रीट करते हैं। ठीक है? ये मेरे पास सरल रेखा युग्म हो गया। अब अगर इसकी बात करूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, ये मूल बिंदु से गुजरने वाले सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? मूल बिंदु से गुजरने वाले सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है। मूल बिंदु से गुजरने वाले सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है। सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है। अगर अपने को इसका कोणार्धकों के समीकरण निकालना है तो वो होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे ए माइनस बी एक्स वाई बटे एच। यही होता है क्या?
ये माइनस का एक्स वाई बटे एच होता है। एक मिनट देख लेते हैं अपन, कहाँ गए हो, इधर ही होएगा, इसमें तो लिखा भी नहीं है भाई, खैर छोड़ो, कुछ ऐसा ही होता होगा। माइनस एक्स वाई बटे एच होता है कि प्लस एक्स वाई बटे एच होता है? सर मैं भी तो दिल्ली में ही रहता हूँ, आपके पास कब टाइम है? एड्रेस डाउटनेट आ जाए, डाउटनेट आके मिल ले भाई, क्या टेंशन है। 12 घंटे नहीं भाई, 13 घंटे 10 मिनट हो चुके हैं, तू टाइम कम मत कर। क्लियर है? ये मेरे पास कोणार्धकों का समीकरण हो जाएगा। यार इसमें प्लस आता है कि माइनस आता है, कोई बता सकता है क्या? गुलशन, कोणार्धकों का समीकरण सही है। ठीक है बेटा, उसके बाद अपने पास ये, यार मान लो अपने पास ये एक वक्र दे रखा है और ये एक रेखा दे रखी है। वक्र का समीकरण मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, और रेखा का समीकरण मेरे पास है lx प्लस my प्लस n बराबर 0। मान लो अपने को जहां पे ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इन बिंदुओं पे, इन बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाले सरल रेखा युग्म का समीकरण निकालना है। इन बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाले सरल रेखा युग्म का समीकरण निकालना, एक वक्र और रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को। थोड़ी देर में हो जाएगा यार, 1 घंटे में हो जाएगा मेरे ख्याल से। 1 घंटे में सूद देंगे अपन, बहुत तेज चलेंगे अब ट्रेन की रफ्तार से। अपने को क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाले सरल रेखा युग्म का समीकरण निकालना है। तो यहां से अपन एक का मान निकालेंगे पहले, lx प्लस एम वाई बराबर माइनस एन, lx प्लस एम वाई बटे माइनस एन बराबर 1, और इस 1 के मान को यहां पे रख देंगे, इसको 1 से गुणा कर देंगे, इसको भी 1 से गुणा कर देंगे, और इसको 1 के वर्ग से गुणा कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx, 1 की जगह लिख देंगे lx प्लस एम वाई बटे माइनस एन, एंड प्लस 2fy lx प्लस एम वाई बटे माइनस एन, और प्लस c गुणा 1 का वर्ग lx प्लस एम वाई बटे माइनस एन का वर्ग बराबर 0। ये मेरे पास उस सरल रेखा युग्म का समीकरण आ जाएगा जो इस वक्र और इस रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाएगा। क्लियर है? उसके बाद अपने पास आता है वृत्त। तीन चैप्टर खत्म, चौथा चैप्टर चालू। वृत्त क्या होता है बेटा? एक ऐसे बिंदु का बिंदु पर जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो। ये मान लो बिंदु है मेरे पास h, के, ये वाला बिंदु है मेरे पास p x, y। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमेशा निश्चित रहती है। इसको अपन बोलते हैं त्रिज्या, इसको अपन बोलते हैं केंद्र। क्लियर है? तो ये मेरे पास हो जाए x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये मेरे पास है केंद्र त्रिज्या रूप। कौन सा? केंद्र त्रिज्या रूप। क्लियर है? हाँ, दूसरा अपने पास होता है वृत्त का मानक समीकरण। तो मानक समीकरण का जो मेरे पास केंद्र होता है वो होता है 0, 0 पे, और त्रिज्या होती है वो मेरे पास a होती है। तो हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये मेरे पास मानक समीकरण हो जाएगा। तीसरा होता है वृत्त का सामान्य समीकरण। वृत्त का सामान्य समीकरण ये होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसका केंद्र मेरे पास होगा -g, -f पे, ये केंद्र होगा, और इसकी त्रिज्या जो होगी वो मेरे पास
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के वर्गमूल के बराबर होगी। मेरे को नींद में पता नहीं चला कब सरल रेखा खत्म हो गया। क्लियर है? ठीक है भाई लोग। हाँ, उसके बाद अपने पास आता है व्यास रूप। अगर अपने को वृत्त के व्यास के सिरे दे रखे हैं तो उसका समीकरण x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर 0 होगा। फिर अपने पास 3 a संरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त, 3 a संरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त, बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त, इसको अगले पेज पे करते हैं। 3 a संरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त, गुजरने वाला वृत्त, ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 a संरेखीय बिंदु है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो अपन ऐसे कर लें कि यार अपने पास ऐसा वृत्त का समीकरण मान ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, या तो ऐसा मान ले और यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से सेटिस्फाई करा के 3 समीकरण निकाल ले, वहां से gfc का मान निकाल लेंगे, वहां से वृत्त का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, 3 समीकरण आएंगे, x1 y1 से एक आएगी, एक x2 y2 से आएगी, एक x3 y3 से आएगी, और वहां से gfc का मान अपन निकाल लेंगे। क्लियर है? अभी बता रहे हैं स्पर्श रेखा का समीकरण भी। या अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि यार ये तीनों बिंदुओं से मिलाने वाला जो मेरे पास त्रिभुज होगा उसका केंद्र निकालना है अपने को। ये मेरे पास x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये मेरे पास x3 y3 है। तो अपन इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण निकाल रहे हैं, मतलब इस त्रिभुज का अपन परिवृत्त निकाल रहे हैं। तो त्रिभुज के परिवृत्त का समीकरण कैसे निकालेंगे? परिकेंद्र का निर्देशांक आ जाए कैसे? इसका अपन लंब समद्विभाजक निकालेंगे, इसका भी लंब समद्विभाजक निकाल लेंगे, और इसका प्रतिच्छेदन बिंदु से। ये तो मेरे पास केंद्र आ जाएगा, और केंद्र से किसी भी बिंदु की दूरी मेरे पास त्रिज्या आ जाएगी, वहां से भी अपन इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद अपने पास आता है वृत्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, सापेक्ष एक बिंदु की स्थिति। हाँ भाई, एक वृत्त, एक बिंदु जो है वृत्त के अंदर भी स्थित हो सकता है, बाहर भी स्थित हो सकता है, और वृत्त की परिधि पे भी स्थित हो सकता है। ये मेरे पास वृत्त का केंद्र है, P यहां भी हो सकता है, P यहां भी हो सकता है, P यहां भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि इस P की केंद्र से कितनी दूरी है। अगर CP मेरे पास लेस देन R हुआ तो अंदर, अगर मेरे पास CP ग्रेटर देन R हुआ तो बाहर, और CP मेरे पास R के बराबर हुआ तो परिधि पर। ये हो जाएगा। क्लियर है? मैं भूत का स्टोरी सुन के जाएगा। बताओ कैसे कैसे स्टूडेंट है, ये पढ़ने के लिए नहीं, भूत की स्टोरी सुनने के लिए रुके हैं भाई साहब। गुड मॉर्निंग सर, रुपेश कुमार, गुड नाइट भाई साहब। वैसे तो इसके लिए अपने पास एक शॉर्टकट भी है। अगर S1 का मान लेस देन जीरो होगा, S1 मतलब इस बिंदु को वृत्त के समीकरण में रखने पर अगर अपने पास ऋणात्मक आएगा तो अंदर स्थित होगा, अगर धनात्मक आएगा तो बाहर स्थित होगा, और S1 बराबर 0 आएगा तो वृत्त की परिधि पर स्थित होगा। ठीक है, मैं नेट मिल गया, बहुत बढ़िया बेटा। क्लियर है? अब यहां पे ना एक छोटा सा कंसेप्ट बनता है कि अगर अपने पास इस बिंदु P की वृत्त से न्यूनतम और अधिकतम दूरी वाला
ये Q जो है वो न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु होगा और ये अधिकतम दूरी पर ही R होगा। तो जो न्यूनतम दूरी है वो तो हो जाएगी मेरे पास CP माइनस R, और अधिकतम दूरी है जो मेरे पास ये हो जाएगी CP प्लस R। तो क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से इस बिंदु की दूरी निकाल लेंगे, उसमें त्रिज्या घटाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, और उसमें त्रिज्या बढ़ाएंगे तो ये वाला R की दूरी आ जाएगी। ये न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है, और ये मेरे पास अधिकतम दूरी है। क्लियर है? हाँ, उसके बाद अपने पास आता है वृत्त की स्पर्श रेखा। के विभिन्न समीकरण। सबसे पहला आता है बिंदु रूप। ये है t बराबर 0। t बराबर 0 का मतलब समझते हैं, एक्स स्क्वेयर को x1 से रिप्लेस करेंगे, वाई स्क्वेयर को y1 से रिप्लेस करेंगे, x को x प्लस x1 बटे 2 से रिप्लेस करेंगे, y को y प्लस y1 बटे 2 से रिप्लेस करेंगे, और c को c ही रहने देंगे, अचर पद को नहीं छोड़ेंगे। तो बिंदु रूप में अगर अपने को 12 बजे से पहले क्लास बंद कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, 12 बजे तक हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। सभी लोग जिनको नींद आ रही है वो मुंह धो ले, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। ये भाई साहब आसारुफ चौधरी बोल रहे हैं, आई लव यू सर। धन्यवाद बेटा। वैसे मेरे को पता है तुम सारे 2-3 बजे तक नहीं सोते होगे डेली, आज तुम्हें अलग नींद आ रही है। सर कभी अलीगढ़ आओ तो मोस्ट वेलकम। हाँ बेटा आते हैं कभी, थोड़ा टाइम मिलने दो, पहले ये जेई का एग्जाम हो जाए, उसके बाद थोड़ा टाइम होगा, फिर अपन घूमेंगे। दूसरा अपने पास होता है प्रवणता रूप। ये अलग अलग वृत्त के लिए अलग अलग होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के लिए होता है y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए वर्गमूल 1 प्लस एम स्क्वायर। एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के लिए होता है वाई माइनस के बराबर एम एक्स माइनस एच और प्लस माइनस आर वर्गमूल 1 प्लस एम स्क्वायर। मतलब ये उसके जैसा ही है, बस वाई के जगह वाई माइनस के रख दिया और एक्स के जगह एक्स माइनस एच रख दिया। चलो प्रियांजलि को नींद नहीं आ रही, तब तक पढ़ाएंगे। सर अभी तक आपने पीडीएफ शेयर नहीं करी। बेटा अभी तक पीडीएफ बन रही है, जब बन जाएगी खत्म हो जाएगी तब अपन शेयर कर देंगे, इतना क्या टेंशन ले रहे हो। क्लियर है? हाँ, अगर अपने पास ये वाला वृत्त भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, इसके लिए भी प्रवणता रूप में समीकरण हो जाएगी y प्लस एफ बराबर एम एक्स प्लस जी प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी वर्गमूल 1 प्लस एम स्क्वायर। इसके लिए प्रवणता रूप में अपने पास समीकरण का इंतजाम है। खल्लास। रियल बताऊं तो मैं हिंदी में मैथ को समझने की कोशिश कर रही हूं। टोटल देखो अपने पेज हो गए 140। जेके सर के अलग है, अपनी पीपीटी अलग चल रही है, जेके सर की अलग चल रही है। क्लियर है? हाँ, बिंदु रूप हो गया, प्रवणता रूप। उसके बाद आता है प्राचलिक रूप। ये जो वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसके प्राचलिक निर्देशांक होते हैं ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। तो इसकी जो मेरे पास प्राचलिक रूप में स्पर्श रेखा की समीकरण हो जाएगी वो जाएगी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर ए। कुछ नहीं करना, यहाँ पे x1 y1 की जगह
बिंदु रूप में x1 y1 की जगह a cos थीटा a sin थीटा रखना है। x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसके प्राचलिक नियतांक होते हैं h प्लस आर कॉस थीटा और k प्लस आर साइन थीटा। तो इसके लिए मेरे पास प्राचलिक रूप में जो समीकरण होगी, करंट क्यों लग रहा भाई? अच्छा, इसकी वजह से इधर हाथ टच हो गया था क्या मेरा? हाँ, ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस एच कॉस थीटा y माइनस के साइन थीटा बराबर आर। ठीक है, उसके बाद अपने पास होता है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। ये ऐसी नहीं चल रहा है कि भाई ये तो बहुत गर्म कर रहा है, चल तो रहा है लेकिन बेचारा मर मर के चल रहा है। 16 डिग्री पे वैसे चल रहा है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, इसके लिए क्या करेंगे? देखो बेटा ध्यान से देख लो। ये मेरे पास एक वृत्त, ये बाह्य बिंदु है। यहां से अपन दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर इनका समीकरण निकालना है तो अपन क्या करेंगे? पहले प्रवणता रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण लेंगे। y बराबर mx प्लस माइनस a वर्गमूल 1 प्लस m स्क्वायर। उसके बाद इसको इस बिंदु से गुजारेंगे x1 y1 से। x1 y1 से गुजार के यहाँ से m के 2 मान निकालेंगे। एक की प्रवणता m1 हो जाएगी, एक की प्रवणता m2 हो जाएगी। बिंदु पता है, इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। बिंदु पता है, इस रेखा का समीकरण निकाल सकते। ये लाइव कहाँ से हो रहा है? ये लाइव हो रहा है गुड़गांव से। तुम कहाँ से देख रहे हो अब बताओ ये? ठीक है, उसके बाद अपने पास आता है नियामक वृत्त। नियामक वृत्त, नियामक वृत्त क्या होता है? एक ऐसे बिंदु का बिंदु पर जिससे खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत होती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर होता है पहले वाले वृत्त के लिए। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। जब भी वृत्त के लिए अपन नियामक वृत्त का समीकरण निकालते हैं तो उसकी त्रिज्या वर्गमूल 2 गुना हो जाती है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। क्लियर है? जय हिंद भाई साहब, गौरव शुक्ला। उसकी त्रिज्या वर्गमूल 2 गुना हो जाती है। उसके बाद अपने पास स्पर्श रेखा युग्म भी आता है। S(S1) बराबर टी स्क्वायर, जहां पे इंस्टा आईडी शायद अंडरस्कोर डाउट नेट। हाँ, जहां पे S बराबर मेरे पास है वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। S1 मेरे पास है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और t मेरे पास है x(x1) y(y1) माइनस a स्क्वायर। अगर मेरे को स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण निकालना है तो वो यहां से आ जाएगा। सलाम साहब, श्यामू चौधरी। ठीक है, मयंक भाई साहब को नींद आने लग गई है, बोल रहा है गुड नाइट सर। अरे कैसे जा रहे हो इतनी जल्दी? क्या करोगे इतनी जल्दी सो के भाई? सर 3 GB डेटा होने वाला, 80 MB बची है बस। आज डेटा को सूद दिया हमने, सारी चीज़ों को सूद दिया आज की क्लास में। तो ये भी हो गया। उसके बाद अपने पास क्या आता है? अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब क्या होता है भाई? किसी को पता है क्या? स्पर्श रेखा के लंबवत जो रेखा होती है उसको अपन अभिलंब बोलते हैं। यह सदैव वृत्त के केंद्र से गुजरेगा, है ना? सदैव वृत्त के केंद्र से गुजरेगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, अच्छा किया तुमने। हमेशा जो मेरे पास अभिलंब होगा वह वृत्त के केंद्र से गुजरेगा। एक बिंदु पता है, या तो इसकी प्रवणता पता होगी या ये वाला बिंदु भी दिया होगा, तो अपन आसानी से इसका अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं।
सर भूख लगा है, कब तक और चलेगा? भाई खाना खा ले, मैंने कब मना किया? ठीक है सर, रोज 2-3 बजे सोते हैं पर आज अलग ही नींद। आकाश कुमार 3 बार रिचार्ज। सर मैं ब्लॉक हूँ क्या, मेरा मैसेज नहीं देखता आप? हाँ देख रहा है भाई सागर। शुभम कह रहा 5 बजे से पढ़ रहे हैं, जो 10 बजे से पढ़ रहे हैं उनका क्या करें, वो भी सुबह के। ये हो गया। उसके बाद अपने पास आते हैं, अब क्या बच गया, रुको देखना पड़ेगा, भूल जाता हूँ मैं बार बार, इतना याद रख नहीं पाता मैं। हाँ ये 7वां, इसको 7वें नंबर पे लिख लेते हैं। कौन सी? स्पर्शी जीवा। हाँ स्पर्शी जीवा, इसको अपन बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, हाँ ये पता है क्या होती है? ये एक वृत्त है, इस पर अपन ने बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची, तो इन दोनों को मिलाने वाली ये जो जीवा है इसको अपन बोलते हैं स्पर्शी जीवा। इसका समीकरण अपन t बराबर 0 से निकाल सकते हैं। ये x1 y1 है। 8वां जीवा जिसका मध्य बिंदु दिया हो, जीवा जिसका मध्य बिंदु दिया हो, ठीक है, ये t बराबर s1 होती है। हाँ भाई यार चलो कोई नहीं, व्रत पढ़ के अपन खत्म कर देंगे क्लास, थोड़ी देर तो रुको यार, ऐसे कहाँ भाग रहे हो, है ना। उसके बाद अपने पास होता है हाँ मूलाक्ष और मूलाक्ष केंद्र। मूलाक्ष व मूलाक्ष केंद्र, मूलाक्ष क्या होता है? मान लो कि मेरे पास 2 वृत्त दे रखे हैं, तो एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिससे दोनों वृत्तों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई का सूत्र होता है अपने पास, जो कि अपन ने बताया नहीं। स्पर्श रेखा की लंबाई ये होती है वर्गमूल S1। तो ये वाली जो रेखा होगी इसकी समीकरण, इससे अपने पास दोनों वृत्तों पर समान लंबाई की स्पर्श रेखा खींची जाएंगी और इसकी समीकरण हो जाएगी मेरे पास S1 - S2 बराबर 0। ये मेरे पास S1 बराबर 0, ये मेरे पास S2 बराबर 0। बस दोनों वृत्तों में से एक वृत्त में से दूसरे वृत्त की समीकरण को अपन घटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद मूलाक्ष केंद्र क्या होता है? ये मूलाक्ष हो गया, इसको अपन बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। मूलाक्ष केंद्र क्या होता है? ये 3 वृत्त हैं, ये इसका मूलाक्ष है, इन दोनों का मूलाक्ष है, इन दोनों का मूलाक्ष है, तो इन तीनों का जो संगामी बिंदु होगा ये मेरे पास मूलाक्ष केंद्र हो जाएगा। लिख देते हैं। इसका समीकरण कैसे निकालेंगे? S1 बराबर S2 बराबर S3 से। तीनों वृत्तों के समीकरण को बराबर करके 2 बनाएंगे, S1 बराबर S2 से, एक S2 बराबर S3 से, ठीक है। 3D जेके सर पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। जेके सर बोल के गए थे कि एक दिन और सेशन रखेंगे अपन, जैसे कल केमिस्ट्री का, परसों फिजिक्स का, उसके अगले दिन मैथ्स का फिर से रखना पड़ेगा। उसमें जो जो टॉपिक्स बच जाएंगे उनको अपन उस दिन सूद देंगे, है ना। क्लियर है? तो ये मेरे पास S1 बराबर S2 बराबर S3 बराबर यहाँ से अपने पास। अच्छा एक खास बात बताता हूँ, जो ये मेरे पास मूलाक्ष केंद्र होता है वो एक ऐसे वृत्त का केंद्र होता है जो इन तीनों को लंबवत प्रतिच्छेद करता है, इन तीनों को लंबवत प्रतिच्छेद करता है। और प्रतिच्छेद से याद है, अपन ने 2 वृत्तों का प्रतिच्छेदन कोण नहीं पढ़ा है, वो भी पढ़ लेते हैं। क्लियर है? ये मेरे पास मूलाक्ष केंद्र हो जाएगा। ऐसे वृत्त का केंद्र होता है जो इन तीनों वृत्तों को लंबवत प्रतिच्छेद करता है। ऑफिस तो बेटा रातों रात खुला रहता है हमारे ऑफिस में, कोई आने जाने की। हाँ 2 वृत्तों का प्रतिच्छेदन कोण देख लेते हैं भाई लोग, जल्दी से देखें।
दो वृत्तों का प्रतिच्छेदन कोण। पहली बात तो होता क्या ये सीखते हैं, फिर अपन कोण का फॉर्मूला लिखवाते हैं। ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, जहां पे ये दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उस बिंदु पर दोनों की स्पर्श रेखा और अभिलंबों के मध्य जो कोण होता है ये थीटा, ये मेरे पास प्रतिच्छेदन कोण हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है अपने पास cos थीटा बराबर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 2 r1 r2। जहाँ पे r1 r2 तो तुम्हें समझ में आ रहे होंगे, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, d मेरे पास दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी है, ये मेरे पास d है। ठीक है, अगर दो वृत्त एक दूसरे को लंबकोणीय प्रतिच्छेद करते हैं, लंबकोणीय प्रतिच्छेद करते हैं, तो लंबकोणीय प्रतिच्छेदन के लिए अपने पास आ जाएगा 2g1 g2 प्लस f1 f2 बराबर c1 प्लस c2। या अपन ऐसा भी कह सकते हैं, लंबकोणीय होगा तो cos थीटा 0 हो जाएगा, cos थीटा 0 हो जाएगा तो ये मेरे पास 0, cos 90 डिग्री 0, तो ये मेरे पास r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर d स्क्वायर हो जाएगा। दोनों की त्रिज्याओं के वर्गों का योग दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के योग के बराबर होगी। ठीक है, हाँ ठीक है साहब, मैं तो खुद ही कह रहा हूं। ठीक है, अब कुछ बच के, हाँ, वृत्तों का निकाय। फैमिली ऑफ सर्कल्स, दो वृत्तों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले सभी वृत्तों का समीकरण। ये एक वृत्त S1 बराबर 0, ये मेरे पास दूसरा वृत्त है S2 बराबर 0। तो इनके प्रतिच्छेदन से बहुत सारे वृत्त गुजर सकते हैं। ये बहुत सारे वृत्त दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरते, उन सब का समीकरण मेरे पास S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 हो जाएगा। लैम्डा का मान -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मेरे पास इन दोनों की उभयनिष्ठ जीवा को, या ऐसा कहें कि मूलाक्ष को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा, अगर मेरे पास ऐसा दे रखा है एक वृत्त और एक रेखा है, इनके प्रतिच्छेदन से बहुत सारे वृत्त गुजर सकते हैं, इन सब का समीकरण मेरे पास हो जाए S प्लस लैम्डा L बराबर 0। अगर ऐसा हुआ, ये एक वृत्त और ये एक मेरे पास रेखा है जो इसको स्पर्श कर रही है, तो इस बिंदु पर इसको स्पर्श करने वाले बहुत सारे वृत्त हो सकते हैं, उन सब के समीकरण भी मेरे पास S प्लस लैम्डा L बराबर, ये S बराबर 0, ये L बराबर 0। वृत्त के समीकरण S बराबर 0, रेखा के समीकरण L बराबर 0। तो इन दोनों के प्रतिच्छेदन से या दोनों को स्पर्श करने वाली, ठीक है, S प्लस लैम्डा L बराबर 0 से निकाल लेंगे। हाँ, आज इतना पढ़ने के बाद नींद सुकून की आएगी, सही कह रहे हो। उसके बाद ये तीसरा हो गया। चौथा, अगर अपने पास ऐसे दे रखिए, एक रेखा दे रखिए y बराबर mx प्लस सी, इसको बिंदु x1 y1 पर स्पर्श करने वाले बहुत सारे वृत्त हो सकते हैं, इन सब का समीकरण मेरे पास हो जाएगा x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा mx माइनस y प्लस सी बराबर 0। ये भी S प्लस लैम्डा L बराबर 0 हो जाएगी। बस यहाँ पे जो मैंने वृत्त लिया है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास एक बिंदु वृत्त है जिसके त्रिज्या मेरे पास 0 के बराबर है। दो बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त, मान लो ये मेरे पास एक बिंदु दे रखा है x1 y1, ये मेरे पास एक बिंदु दे रखा है x2 y2, तो इन दोनों बिंदुओं से बहुत सारे वृत्त गुजर सकते हैं। उन सब का समीकरण निकालने के लिए पहले अपन व्यास रूप में वृत्त का समीकरण निकालेंगे, x माइनस x1 गुणा x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 गुणा y माइनस y2।
और प्लस लैम्बडा गुणा y माइनस वाई वन माइनस वाई टू माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 गुणा x माइनस x1, और उस रेखा का समीकरण निकालेंगे जो इन दोनों बिंदुओं से गुजर रही है। फिर अपन s प्लस लैम्बडा एल बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, ये s हो जाएगा व्यास रूप में वृत्त का समीकरण, ये मेरे पास l हो जाएगा। s प्लस लैम्बडा एल बराबर 0 कर देंगे। क्लियर है? छठा, अगर अपने पास 3 रेखाएं दे रखी, इन 3 रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण, ये L1 है, L1 बराबर 0, ये L2 बराबर 0 है, ये L3 बराबर 0 है। ये हो जाएगा मेरे पास L1 L2 प्लस लैम्बडा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 बराबर 0। यहाँ से लैम्बडा और म्यू का मान निकाल लेंगे, तीनों समीकरणों गुणा करके वृत्त के समीकरण की स्थिति लगा देंगे। x² और y² गुणांक 0 होना चाहिए, और xy का गुणांक मेरे पास x² और y² का गुणांक बराबर होना चाहिए, और xy का गुणांक मेरे पास 0 होना चाहिए। हाँ, 150 स्लाइड हो गई है। चलो, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है। काफ़ी मज़ा आया आप लोगों को पढ़ा के। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को भी ज़रूर मिला होगा। हाँ भाई, कौन कौन भूत की कहानी सुनने के लिए रुका था? देखो, जिसको भूत से डर लगता हो वो पहले ही चल जाए, कहीं पता चले रात में नींद ना आए किसी को। जेके सर को बुलाऊं? जेके सर को देखता हूँ चले गए कि यही है कि चले गए। लगता है जेके सर जा चुके हैं। कोई नहीं, बाकी बचा कुचा अपन पढ़ लेंगे। वैसे जेके सर कह रहे थे कि किसी दिन रात में 10 बजे सेशन रखूंगा। बाकी चैप्टर बेटा कल केमिस्ट्री का है, परसों फिजिक्स का है, जो बच जाएगा वो उससे अगले दिन मतलब थर्सडे को। डर किस बात का है? अच्छा, जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे छोटे छोटे, तो हमारे गांव में भी ना बहुत भूतों की कहानी चलती थी। मतलब हमारे गांव में ना 2-3 जगह फेमस है भूतों के लिए। जैसे तुम्हारे गांव में भी होता होगा ये कि ये भूतों के लिए कि यार उस कुएं पे बहुत भूत होते हैं, या उस पेड़ के नीचे बहुत सारे भूत होते हैं। या हमारे घर के सामने ना स्कूल था मेन रोड पे, तो बोलते थे कि वहाँ पे एक्सीडेंट से एक बार एक सरदार जी की डेथ हो गई थी। तो बोलते थे कि रात में वो जो उसकी बाउंड्री है उस पर वो सरदार के जो फेटे रहते हैं ना वो बने रहते हैं बहुत सारे। तो अपने में भी काफ़ी सारा, तुम्हें टॉयलेट जाना भाई निकलो, तुम्हें सुनने जिसको देखो जिसका दिल कमजोर है वो अभी बेटा एग्जाम का आएगा 1-2 दिन में। वैसे भी थर्सडे को शायद सिर्फ आर्किटेक्चर का एग्जाम होगा, पहले दिन आर्किटेक्चर का हो रहा है, बाकी अगले दिन से होगा, है ना। तो भाई अपने यहाँ भी काफ़ी फेमस स्टोरी थी 2-3 जगहों की, और अपन वहाँ कभी नहीं जाते थे भाई, छोटे बच्चे, तो मेरे को बहुत डर लगता था। अपने को लगा कि भैया इधर तो, पर हम क्या गए तो जब रोजे होते हैं ना, रोजों में कुछ रातें ऐसी होती जिनमें जागना होता है। हम लोग मस्जिद में रह के जाग रहे थे, मैं और मेरा एक कज़न था। मतलब हम दोनों बराबर के ही थे, लगभग ये 12-13 साल के होंगे दोनों, है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने सोचा कि यार चलो मस्जिद में जागने चलते हैं, बढ़िया इबादत की रात है, जाके मस्त आराम से। लेकिन हुआ क्या वहाँ पे कि एक लड़का सो गया, तो एक दूसरे लड़के ने उसको ना अगरबत्ती लगा दी सोते सोते को, वो रोने लग गया। तो मौलवी साहब आए और हमको सबको मार कूट के मस्जिद से निकाल दिया। अब हम क्या थोड़ा घर से बाहर रहते दूर, मतलब लगभग 1 किलोमीटर दूर है मेरा घर गाँव से। तो हम दोनों ने सोचा कि भाई अब रात में क्या करें। उसका एक्चुअली मेरे घर से भी पीछे था, पर मैंने सोचा किसी एक के घर पहुँच जाएंगे तो वहाँ जाके सो जाएंगे। तो फिर भाई हमने सोचा कि यार या तो रात में किसी के घर सोया जाए, जो कि हमें लग रहा था कि यार नहीं, इतनी रात में तो नहीं सोएंगे, 1 बज रहा था। फिर हमने सोचा कि यार घर चला जाए, लेकिन घर चलने में तो भैया बहुत डर लग रहा था। उसने बोला कि कुछ नहीं होगा यार, चलते हैं। तो भाई हम दोनों क्या, बीच में वो कुआं आता था जिस पे भूत वाला मेन मुद्दा था। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यहाँ पे मेरे को भी भूत मिला, मेरे को भी भूत ने मारा, मेरे को भूत ने दौड़ाया। तो भैया अपन भी चल दिए।
तो जब जैसे जैसे कुआं नज़दीक होते जा रहा था भाई, मेरे पैर आगे की तरफ तो कम जा रहे, पीछे की तरफ ज़्यादा जा रहे, है ना। तो मैंने सोचा कि यार चलो अब चलना ही है। वो बोले कि चल यार कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिर मैंने ये भी सोचा कि यार चलो दो है, दो से भूत कुछ नहीं कहता होगा। तो भाई हम जैसे ही कुएं के बराबर में पहुंचे तो इधर साइड से कुछ आवाज आई। तो भाई जैसे ही आवाज आई हमने तो फिर टॉप गियर लगाया, और टॉप गियर इतनी तेज लगाया कि भैया हमने मतलब लगभग 500 मीटर दूर थे घर से, तब तक पीछे मुड़ के नहीं देखा कि भाई कहीं भूत पीछे नहीं भाग रहा हो। तो भाई हम लोग सीधे जाकर रजाई में घुस के सो गए। तो वहां पे क्या कोई ना ऐसे पानी मोड़ रहा था रात में, उसने हमें कल अगले दिन बताया कि यार तुम लोग भाग क्यों रहे थे। मैंने कहा यार हम जैसे यहाँ पे आए तो हमें तो भूत दिख गया, भूत की आवाज़ आई। तो बोला कि अबे वो भूत वूत कुछ नहीं है, वो पास में एक कुत्ता था वो आवाज़ कर रहा था। तो ऐसा भूत वूत कुछ नहीं होता है, समझे। मैं भूत वूत से कहीं नहीं डरता है। हमारे गांव में जितनी भूत वाली स्थितियां हैं, वहाँ पे जितने बजे भूत आता है हर बार मैंने जाके देखा, आज तक कोई भूत नहीं मिला है ना। ये भूत वूत पुराने ज़माने में होते थे यार, अब भूत चले गए। आज आपको वही भूत नहीं, अभी तो मेरे को भूत से डर ही नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कोई भूत मेरे से मिले, भूत से बात करना चाहता हूँ मैं। चलिए भाई लोगों, काफ़ी अच्छा था आज का सेशन और अपन ने खूब मज़े किए, खूब पढ़ाई भी करी ताबड़तोड़ तरीके से। कल केमिस्ट्री का है, परसों फिजिक्स का है। कल भी आप इतने ही मन से पढ़ाई करेंगे सारे लोग, है ना। और सभी लोग अपना नेट रिचार्ज करवाते रह रहे टाइम टू टाइम, है ना। चले यार, बाय टाटा, टेक केयर, मिलते हैं अपन जल्दी, है ना। गुड नाइट। काफ़ी सारे बच्चों को नींद आ रही होगी, अब मस्त सो, है ना। चलो हाँ सर, रात को ताकि खाने की टेंशन ना रहे। अबे तो पढ़ते टाइम तुम खा सकते हो ना, तुम्हें मोबाइल में देखना है और मस्त खाना है, क्या टेंशन है। मैं अगर तुम्हारे जैसे पढ़ता तो मैं तो चिप्स कुरकुरे लेके साथ में बैठता, चाउमीन वगैरह साथ में लेके बैठता 3-4 प्लेट, और पूरा टाइम निकाल देता ऐसे ही। चलो यार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट। हाँ PDF बेटा अभी डाल देते हैं, जैसे क्लास खत्म होगी टेलीग्राम पे PDF भेज देता हूँ ना। चलिए बाय बाय।